हमारे इंडियन जुडिशरी एक ऐसा माया जाल है जहां से निकल पाना मरने के बाद भी पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है। एक बार अगर कोई इंसान कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाए ना तो उनका निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रेजेंटली इंडिया पर 4.3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अब इतना केसेस पेंडिंग क्यों है, इसका रीजन अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपके सामने मोटे मोटे तरीके से 3-4 रीजन सामने आएंगे। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा चीज भी आपको बताने वाली हूँ या आपको पहले का भी पता नहीं था। ग्राउंड रियलिटी के साथ जो मेरा वास्ता है, मैंने जो देखा है, इसी के साथ ऐसा कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात करूंगी। ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद आपको शायद ये भी लग सकता है 812 करोड़ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पर इन्वेस्ट करने से ज्यादा अगर इंडियन जुडिशियरी में इन्वेस्ट किया जाता तो शायद इंडियन जुडिशियरी को ये केसेस का बैकलॉग से मुक्ति मिल सकता था। देखिए, मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, बट मुझे लगता है प्रायोरिटी को सबसे पहले देखना चाहिए, उसके बाद जो अल्टीमेट पैसा बचेगा उसको कोई और डेवलपमेंटल काम पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जिस देश का न्याय व्यवस्था जितनी ज्यादा हाईफाई है, उस देश का नागरिक भी उतना ही ज्यादा सिविलाइज्ड बन जाएंगे, उतना ही ज्यादा एजुकेटेड बन जाएंगे। अभी हमारे डियर नरेंद्र मोदी जी एक स्पीच डिलीवर किए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 पर वो बहुत सारे पॉइंटर्स को एड्रेस किए हैं जिससे हमारे जुडिशरी सिस्टम में एक सुधार आ सकता है, इस तरीके का उम्मीद दिया गया है। अब ये उम्मीद ही रहेगा या फिर इसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। 4.5 करोड़ में से 1.2 करोड़ सिविल केसेस है एंड 3.8 करोड़ क्रिमिनल केसेस है। तो क्रिमिनल केसेस ज्यादा पेंडिंग है। अब यहाँ पर होता क्या है, ग्राउंड रियलिटी आपको कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले जब भी कोई केस फाइल होता है तो 3 लोगों का मिली भगत यहाँ पर होता है पार्टीज को जस्टिस मिलने के लिए, पुलिस, लॉयर एंड जजेस। इन्वेस्टिगेशन करने से लेकर के चार्जशीट फाइल होने तक का जो ये जर्नी है, ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर ही एकदम सोलली डिपेंड करता है। बेल मिलना, चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद कोर्ट में पेशी करना, हियरिंग होना, ये सब का दायित्व होता है लॉयर्स के ऊपर। जजेस का काम होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस को ठीक तरीके से कंडक्ट करना, बिकॉज जज होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड ऑन द अदर हैंड एडवोकेट होते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब देखिए, बीइंग एन एडवोकेट जो मैंने फेस किया है, मैं ये नहीं चाहूंगी कोई जूनियर लॉयर ये फेस करे, ये एक अलग मुद्दा है। अभी मैं आपको जो बताऊंगी ये अगर 100% नहीं भी हो तो 25% रिस्पॉन्सिबल है इंडियन जुडिशियरी में केस फंसे हुए रहने का। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो आपको एब्सोल्युटली बताएगा दैट किस तरीके से एक्यूज्ड को कॉन्फिडेंस मिलता है, काल्प्रिट को एक आत्मविश्वास मिल जाता है दैट क्राइम करके मैं छूट जाऊंगी, क्राइम करने के बाद कोई मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो हाल ही में ही नरेंद्र मोदी जी जो इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस पर जो स्पीचेस दिए हैं, वहां पर मोटे मोटे तरीके से वो 4 पॉइंटर्स को हाईलाइट किए। सबसे पहले लीगल लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के बारे में बोला गया है, यानी कि कानून बहुत डिफिकल्ट है, ये मेरा भी मानना है, आम जनता को समझ में नहीं आ सकता है। लैंग्वेज को इस तरीके से डिफाइन करने के लिए बोला गया है जो आम जनता को समझ में आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आम जनता के लिए ही कानून है। तो आम जनता को समझ में आए, पब्लिक को समझ में आए, इस तरीके से भाषा को डालने के लिए बोला गया है। अब यहीं पर मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगी। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी यहाँ पर बताए थे एक जजमेंट का जो ऑपरेटिव पार्ट होता है, ऑपरेटिव पार्ट यानी कि जो चीज करने के लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, सपोज किसी को फांसी पर लटकाना है, किसी के घर के जो पोजीशन है उसको वापस देना है, कंपेंसेशन देना है, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटिव पार्ट होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज विक्टिम को समझ में आता है, वही लैंग्वेज में ड्राफ्ट करके उनको देने के लिए बोला गया है। मोदी जी कॉन्फ्रेंस पर और भी चीज बताए, हमारे देश पर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को और भी ज्यादा मजबूत करने के बारे में सजेस्ट किए और पंचायत सिस्टम का जो हिस्टोरिक यूज है इसको और भी ज्यादा प्रमोट किए इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस पर। बट मुझे यहाँ पर लगता है अगर पंचायत को उतना ज्यादा ही प्रमोट किया जाएगा तो जस्टिस मिल पाना तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं हो पाएगा विक्टिम को, क्योंकि पैसा लेकर के, पैसा खा करके मैटर को रफा दफा करने में 2 बार से ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो अगर मोटे मोटे तरीके से देखा जाए, ये ऐसा कुछ सजेशंस दिया गया है जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना पॉसिबल तो है, बट इससे क्या ग्राउंड रियलिटी चेंज होगा, क्या सिस्टम में सुधार आएगा? द आंसर इज बिग नो।
क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा जाता है जो सारे लोग मर गए हैं उनका भी केसेस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस तरीके से हमारे जुडिशरी एक मतलब केस के बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं। अब इसका नंबर 1 रीजन जो मुझे लगता है जजेस की कमी। नीति आयोग के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा बैकलॉग को क्लियर करने में 324 साल लग सकता है। 324 साल कोई जी पाएगा? 324 साल। करीब 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल कोर्ट में, 60 लाख केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में एंड 69,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 130 करोड़ की आबादी में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, केसेस का बढ़ना भी एकदम पॉसिबल चीज है। और इसी के साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया ये जुडिशरी फ्रेमवर्क को भी चेंज करना जरूरी है। अभी होता क्या है देखिए, जो जज एक क्रिमिनल केस सुन रहा है, वही जज एक सिविल केस सुन रहा है, वही जज एक चेक बाउंस केस सुन रहा है और वही जज एक डाउरी डेथ एक मर्डर केस ही सुन रहा है। तो जजेस के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, क्या भी सोच सकते हो? भारत में हर 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 14 जजेस है। और यहीं पर बताना चाहूंगी पुलिस फोर्स भी बहुत हमारे देश में ओवरलोडेड देखा जाता है। 30% वैकेंसी रेट यहाँ पर देखा जाता है। पुलिस फोर्स का ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर को रिक्रूट करना पड़ेगा। जितने केस हर रोज सॉल्व हो रहा है उससे कई ज्यादा नया केस हर रोज फाइल भी हो रहा है। जो सारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और जो सारे स्टेट में हाई कोर्ट या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ये जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, उनको इसके ऊपर नजर डालना पड़ेगा जजेस का वैकेंसी खाली ना रह करके अपॉइंट ज्यादा किया जाए। अब अपॉइंटमेंट करने का ये जो प्रोसेस है इसके ऊपर ध्यान देने से ज्यादा एक और चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यहीं पर जजेस के अंदर एक कैटेगरी लाना चाहिए जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक जज जिनके ऊपर हर एक केस सुनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है, हर एक तरीके का डाउरी हैरेसमेंट 498 चेक बाउंस केस इंसॉल्वेंसी केसेस सब कुछ एक ही जजेस सुनते हैं। तो क्यों ना एक स्पेसिफिक बिल्डिंग बना दिया जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस फाइल होगा। तो इस तरीके से अगर कैटेगराइज किया जाता है तो जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कम होगा और उनको एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर मास्टरी अचीव करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि आपको क्या लगता है ये 4.5 करोड़ सभी के सभी केसेस जेन्युइन है? कोई भी केस फेक नहीं है? जी नहीं। हमारे इंडिया पर जितने बुरी तरीके से 498 केसेस का मिसयूज होता है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अगर कोई जज 498 केसेस के ऊपर एक्सपर्टीज अचीव कर लेते हैं, उनको पहली नजर में देखते ही पता चल जाएगा ये एक फेक केस है या फिर जेन्युइन केसेस है, तो वो सारे केसेस का डिसीजन सुनाने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अभी ऐसे में सिमिलर तरीके से बैंकरप्ट, मेडिकल नेग्लिजेंस, जो जजेस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे वो भी मास्टरी अचीव कर लेंगे कौन सा लूप होल्स ये मैटर में है, और वो लोग एकदम पॉइंट को पकड़ लेंगे और इतना लंबा केस को नहीं खींचना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा सेपरेट फोरम बनाने की जरूरत है। खास करके 89% का बैकलॉग्स देखा जाता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के कैटेगरी में। तो वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो लाया गया है। क्या फास्ट ट्रैक इसके नाम के साथ केसेस का सॉल्व होने का कोई सिमिलरिटी, कोई मील है? तो यहीं पर बताना चाहूंगी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इनके लिए वुमेन जज को ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे आज के इंडिया पर। 8% पेंडिंग केसेस अवेटिंग डॉक्यूमेंट की वजह से आपके नजर में आ जाएगा। इसी के साथ ही साथ एक सेपरेट रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट में एक सेपरेट रिकॉर्ड रूम भी नहीं होता है। और यहीं पर आता है दूसरा मेजर ग्राउंड, दैट इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट्स बिल तो पास हो रहा है, एडवोकेट्स के कंडक्ट के लिए एडवोकेट्स एक्ट 1961 भी लाया गया है। कुछ एडवोकेट्स है, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे एडवोकेट्स में प्रोफेशनलिज्म के लैक है। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज एक जूनियर एडवोकेट जो हाल ही में ही लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, उनको सबसे पहले क्या दिक्कत आएगी पता है? कोई सीनियर एडवोकेट लेना ही नहीं चाहेगा, उनको प्रैक्टिकल कामकाज सिखाना ही नहीं चाहेगा, तो वहां पर क्या वो सीख नहीं पाएगा। तो इस तरीके से एक जूनियर एडवोकेट को सफर करना पड़ता है एकदम अपने करियर के शुरुआती दिनों में। इससे क्या होता है, जो बच्चा का पोटेंशियल 2 साल में 3 साल में एक पर्टिकुलर हो सकता है, एक पर्टिकुलर केस में उनका बन सकता है, वो नहीं हो पा रहा है, वो कुछ सीख नहीं पा रहे, और एक मतलब रटी घिसी पिटी चिंता भावना बन गया है। तो 5 साल 10 साल घिसो, उसके बाद तुमको सब कुछ पता चल पाएगा। अक्सर देखा जाता है ये बात में जितना ज्यादा सच्चाई है उससे बहुत ज्यादा इसको एग्जैजरेट किया जाता है।
और यहाँ पर जूनियर लॉयर्स को कितना ज्यादा एक्सपोलिएट किया जाता है ये तो आप सोच भी नहीं सकते हो, ये सभी लोगों को पता है। इसके लिए एक एडवोकेट ट्रेनिंग स्कूल का इंतजाम सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए, जहां पर एक आध और साल एक जूनियर एडवोकेट पढ़ाई कर लेंगे प्रैक्टिकल कामकाज सीखने के लिए। इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए। यहीं पर और एक चीज देखा जाता है, फर्जी एडवोकेट। फर्जी एडवोकेट यानी कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ काला कोट टांग के चले गए हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है केस वगैरह फाइल करने का। ओरिजिनल अगर देखा जाए हमारे इंडिया पर 14 लाख ओरिजिनल एडवोकेट है। 30 to 40% एडवोकेट वोगर्स है। इनके पास कोई एनरोलमेंट ही नहीं है एक केस कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का, प्रैक्टिस करने का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 14 लाख एडवोकेट्स है हमारे इंडिया पर। सिर्फ और सिर्फ 14 लाख एडवोकेट के पास एनरोलमेंट है, जिनके पास प्रैक्टिस करने का पावर है। फर्जी एडवोकेट का पहचान कर पाने का प्रोसेस को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा और हो सके कोई नया प्रोसेस भी लाना पड़ेगा इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए। इन लोगों के वजह से भी कोर्ट में पेंडिंग केसेस का बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं होता है। और ऐसा फर्जी एडवोकेट क्लाइंट को भी ठग लेते हैं और जिससे ये पूरा प्रोफेशन का नाम खराब हो जाता है। तो प्रोफेशन को नोबल एंड प्योर रखने के लिए फर्जी एडवोकेट को लात मार के निकालने की जरूरत है। ये सब के सब एडवोकेट्स को धक्का मार करके निकलना पड़ेगा। और पुलिस ऑफिसर्स भी करप्शन ना कर पाए इसके ऊपर भी नजर रखने के लिए हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस को विजिलेंट अथॉरिटी की तरह अपॉइंट करना चाहिए। नेक्स्ट सोल्यूशन जो बताना चाहूंगी, जजेस का रिटायरमेंट का एज को और भी बढ़ाना चाहिए। 72 ईयर्स 75 ईयर्स कर देना चाहिए। इंडिया पर अभी ये है 65 ईयर्स। देखिए हमारे इंडियन जुडिशरी में जजेस रिटायर हो जाने के बाद घर में नहीं बढ़ते हैं, वो लोग और भी बहुत सारे कमिटी पर पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर्स बनते हैं। इनको एक विजिलेंट अथॉरिटी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लॉयर्स वगैरह है वो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। कोई फर्जी एडवोकेट है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ये सब एडवोकेट्स के ऊपर एक सर्वाइलेंस रखने के लिए भी इनको एक मेंबर्स की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और जो एडवोकेट्स ट्रेनिंग स्कूल के बारे में मैं आपको बताई ना, यहाँ पर रिटायर्ड जजेस और सिर्फ सीनियर एडवोकेट्स जो लोग एकदम रिटायरमेंट के कगार पर आ गए हैं, इनको ही टीचर के तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि इनका कानून का जो समझ है, इनसे डायरेक्ट जूनियर लॉयर्स के पास नॉलेज पहुंच जाएगा। एकदम मिलावटी तरीके से नहीं, प्योर तरीके से पहुंच पाएगा। कोई भी और टीचर्स को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे देश में जो यंग जनरेशन है उनमें जुनून पैदा होगा, वो केसेस को हैंडल भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से सही ढंग से कर पाएंगे। लास्ट और आखिरी पॉइंट में जो बताना चाहूंगी, हमारे इंडियन जुडिशरी इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। एक दिन में एक एडवोकेट सिमिलर टाइम पर दो कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। सपोज इस कोर्ट में उनका कोई केस चल रहा है और सिमिलर डेट और टाइम पर इस कोर्ट में भी उनका एक केस है, तो इसको अटेंड करने जाएंगे तो ये छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाए, इसके ऊपर भी एक नज़र डालना पड़ेगा, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, पेश कार्ड एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से समेट करके रखते हैं। इनमें भी बहुत सारा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है। जो लोग करप्ट है वो लोग फाइल भी इधर उधर कर देते हैं। दैट इज द हार्श रियलिटी। हमारे इंडियन जुडिशरी लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करने में भी बहुत पीछे छूट गए हैं। पार्टीज के पास पैसा नहीं होता है और जो केस प्रोलॉन्ग तरीके से चल रहा है, फीस देते देते पैसा खर्च हो जाता है और केस पेंडिंग हो जाता है। और यहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को मिल करके कुछ सोचना जरूर चाहिए। लास्ट और आखिरी जो सजेशन मैं देना चाहूंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को और भी ज्यादा कंपैशनेट और भी ज्यादा कोऑपरेटिव होना पड़ेगा टुवर्ड्स जूनियर लॉयर्स। मेरा एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था। एकदम शुरुआती दिनों में मैं जो सीनियर के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, तब मैं एक हियरिंग अटेंड करने गई थी। उस टाइम उस कोर्ट रूम में और अलग अलग केसेस भी चल। ऐसे में क्या होता है, मैं अपने सीनियर के साथ जस्ट इंटर करी थी, सुनवाई बस होने ही वाला था। जज साहब मुझे बोले आप बाहर खड़े हो जाइए क्योंकि यहाँ पर भीड़ है। अभी देखिए, मेरा सीनियर उसका हियरिंग पेशी वगैरह करके आ गए। क्या बाहर खड़े होने से मुझे समझ आया? क्या मैं अपने आंखों से देख पाई किस तरीके से उसका हुआ प्रोसेस? नहीं देख पाई। बहुत सारे सीनियर्स ऐसे भी है, वो बाद में बताना नहीं चाहते हैं। उस दिन एक बेल मैटर चल रहा था। तो एकदम आखिर में बताना चाहूंगी, नया कानून से ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है हमारे देश में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलिए, जस्टिस को स्पीडी तरीके से एडमिनिस्टर करवाइए। जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिनाइड ही हम लोगों को देखने को मिलता है, जस्टिस
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पब्लिक से ज़्यादा पर्सनल किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसको पब्लिक की रहने दिया जाए, इसके ऊपर भी नज़र डालना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, प्राइवेट या फिर पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है। इतने सालों तक केसेस लटकता हुआ चलता है, इसलिए क्रिमिनल्स को भी एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है दैट क्राइम करेंगे 10-20 साल केस चलेगा और तब तक हम बाहर रहेंगे, बेल में रहेंगे, ऐसा कुछ। तो अगर जल्दी जल्दी केसेस को निपटाया जाएगा, ये एक क्लियर कट मैसेज टुवर्ड दी सोसाइटी रहेगा, तो मन में एक डर पैदा होगा, जल्दी ही पनिशमेंट भी दिया जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।